नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और जी हाँ, और मैं हूं फरहा औरंगजेब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि कराची में इस वक्त ठंड ने जो है ना वो हमें जो क्या बोलने कहते पे मजबूर कर हैं रहे हैं मजबूर हम कर कि दिया किस है तरह हमें। बोले, और इतनी हम ठंड हो रही है। सोच नहीं सकते थे कि कराची में भी इतनी ठंड पड़ सकती बस है मुझे भाई। लगता है कल या परसों में जो ना बर्फबारी शुरू हो जाएगी। नहीं, अब ऐसा भी और नहीं है खैर कि हमारे जितने बर्फबारी। नाजरीन हैं उनको फिर एक बार वेलकम करेंगे वैसे अपने जिनको जिनको प्रोग्राम। मरी जाना था ना, जिनको एक्सप्लोर करना था नॉर्दर्न एरियाज, तो वो कराची में रह के जो ना इस तरह की सर्दी से वो सही, बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जब गर्म गर्म चाय निसार भाई की हाथ की हो ना, ओहो, ये कहते हैं ना, दिल से दुआएं निकलने लग जाती हैं कि भाई इस वाकई में मौसम में गर्मा गर्म जो चाय है ना, सब कॉफी और चाय इस तरह कॉफी की चीजों के भाई बगैर इंजॉय तो करें। लेकिन आज का दिन जो है बड़ा जबरदस्त सा तो है, लेकिन आज की डेट जो है वो 27 जनवरी जनवरी है। है, और बिल्कुल। आज का दिन जो है वो बड़ा मशहूर है हॉलोकॉस्ट डे के हवाले से। तो मैं चाहूंगा जरा बताएं क्या है बिल्कुल हॉलोकॉस्ट डे। ऐसे ही हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक यादगारी दिन है जो होलोकॉस्ट के मुतासरीन की याद में मनाया जाता है, जिसके नतीजे में एक तिहाई यहूदियों के साथ साथ दीगर अक़लियतों की लातादाद अरकान को नाजी जर्मनी के हाथों कत्ल कर दिया गया था। होलोकॉस्ट को यहूदियों के सवाल इनके हतमी हल को नाफिज करने की कोशिश कहा जाता था। नाजियों में जर्मन यहूदियों के इंसानी शहरी हुकूक से इनकार के लिए जो है वो ये प्रोपेगेंडा, जुल्म, सितम और कानून साजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना मुकदमा सऊदियों की साम दुश्मनी पर बनाया। 1941 से 1945 तक नाजी जर्मनी और उसके साथियों ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का मुंज़िम कत्ल किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि खास करके पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का एक माहौल उस वक्त भी होता था, किस तरीके से जाबर जो लोग होते थे वो लोगों का फायदा उठाते थे। और ऐसी सूरत हाल को देखते हुए ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई, जिसमें हम देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। वहीं दूसरी जानिब जो है, अगर इस दिन की हम बात करें तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दिन आपने हो गया, लेकिन हिस्ट्री में इतनी ज्यादा तादाद में 6 मिलियन जो ज्यूज बताए जा रहे हैं कि उनके हवाले से ये दिन जो है ना बताया गया है। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है और इस बात का इजहार किया जाता है कि किसी भी किस्म की अगर इंसानी हुकूक की बात करें तो वहां पे भी इस तरह के जबरन वाकयात अगर हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई हल होना और इस तरह जरूरी से है। ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि आने वाली जो हमारी नस्लें हों उनको ये चीज़ बताई जाए कि तासुब, नस्ल परस्ती या नस्ल जो है हमारी ख़त्म करने की इस चीज़ को इंसाफ भी मिल सके, ताकि इतना अरसा जो एक चीज़ को गुजर गया है अब देखिए हम इतने ज़ाहिर शऊर आ गया है हमें, दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अब आज के दौर में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो हो गई हैं अब हम उसको उसी तरह से याद रखेंगे, ताकि अब नस्ल परस्ती और तासुब का जो एक ये वतीरा होता है ना जो लोगों की जानिब से किया जाता है वो खत्म हो जाए। सियासी तौर पे होता है, कभी कभी जो है हुक्मरानी के लिए होता है, कभी कभी हम ये देख रहे होते हैं कि जी सिर्फ ऐसा नहीं कि जमहूरी कोई दौर चल रहा है तो वहां पे सारी या चीजें, ये भी देख सकते हैं कि तासुब और नस्ल परस्ती किस हद तक इंसानियत को डैमेज कर रही है। तो ये चीजें जो ना अब बिल्कुल हमारी, जहां तक हम देखें कि दुनिया में लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, मुख्तलिफ मुल्कों में अब इस तरह से कानून भी पास हो गए हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मुख्तलिफ बिल्स भी आ रहे हैं, कानून साजियां हो रही हैं। तो अब इस तरह की चीजें जो है वो तकरीब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दूसरी जानिब वो जिस तरीके से आप बता रही ना, ऐसे ठिठुरते हुए बता रही, तो मैंने कहा चले आज कराची के मौसम पे ठंड बहुत है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे मौसम में जो है ना वो मूंगफलियां खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, मूंगफली, चाय, कॉफी, सूप, है ना। क्या बात है। वो मेन्यू कार्ड पूरा लेकर आई है मुझे लगता है आज साथ में। आप बताएं, कराची में अगर ज्यादा ठंड पड़ गई तो आप क्या क्या ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर करना चाहेंगी? चलिए, मैं सबसे पहले जो ना एक मतलब ऐसी एक शाम का एहतमाम करूंगी जिसमें हम सारे दोस्त हों या सारे रिश्तेदार, मतलब बॉन फायर जिसको हम कहते हैं ना, बॉन फायर का एहतमाम करें, सब साथ मिलके चाय पिएं। अभी हमने रिसेंटली न्यू ईयर पे भी हमने इस तरह से एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया था जहाँ हमने बॉन फायर और चाय, कॉफी, सारी चीजें बड़े एंजॉय भी किया था। बहुत जल्दी आप हमें पार्टी देने वाली हैं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अभी एक पार्टी जो रिकॉर्ड है ना, जिस तरह रिकॉर्ड सर्दी हुई है, इस पे तो हर घर में पार्टी बननी चाहिए। शहर कराची के तमाम लोगों से बोलूंगा कि भाई ये मौसम बार बार नहीं आएगा, लेकिन अभी आपकी तरफ से ना एक पार्टी ड्यू है। चलिए वो हम बात करेंगे ऑफ ईयर इसके ऊपर भी। लेकिन जाहिर सर्दियों का मौसम है और शहर कराची में अब ये नवीद सुनाई गई है कि जी आने वाले जो कुछ दिन और हैं इसमें सर्दी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और अगर इस तरह सर्दी बरकरार रही तो आपको पता है कि स्कूल रमजान तक इस तरह से अगर मौसम रहा तो अच्छा, हमने बहुत पहले भी ये बात पेशगोई की थी कि ये चीजें हमें बताई जा रही हैं कि रमजान जो पूरा है वो भी
भी सर्दियों में गुजरेगा। अब पिछला जो लास्ट वीक गुजरा, आपने देखा कि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज कर दी गई थी और अब भी हतमी तौर पे कुछ ऐसी सरगोशियां की जा रही हैं जो सुनने में आ रहा है कि सुबह सुबह बच्चे किस तरह उठेंगे, अगर इतनी ज्यादा सर्दी होगी तो शायद दोबारा से छुट्टियां दे दी जाए, ऐसा भी कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी टाइमिंग्स तो वही सेम टाइमिंग्स रखी गई है, 9 बजे से आपको पता है बच्चे तालीमी सुबह सुबह इदारे उठ ही नहीं खुलेंगे। रहे हैं ना, हाँ, उनको बिल्कुल। उठाएं आप, अब वो आंखें बहुत तक नहीं खुलती तकलीफ का हैं है ये छोटे बच्चों के लिए। आंखें तक नहीं खुलती हैं और हाँ। उनको बोला जाता है प्लीज उठ जाएं। और सुबह सुबह ठंडे पानी से मुंह हाथ धोना, या गर्म पानी तो ज़ाहिर है हर घर में आ रहा है, लेकिन वही वाली बात है ना कि गैस भी तो नहीं होती है। अब गैस की सर्दियों में सबसे बड़ा इशू यही है ना कि गैस का बहुत ज्यादा इशू है। और बाज इलाके ऐसे भी हैं जहां लोड शेडिंग की टाइमिंग जो है वो 7 से 8:30 के दरमियान भी है, तो गैस उस दौरान गैस भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, तो दोनों ही बहुत मुश्किल सूरत हाल है शहर कराची के लोगों के लिए। लेकिन ऐसे में वही वाली बात है कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर आप ज्यादा इस्तेमाल भी करें लेकिन फिर उसके बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं कि लोग थोड़ी परेशानी में भी है। लेकिन इस मौसम को एंजॉय जरूर करें। शहर कराची के हवाले से बताया जा रहा है कि जी आने वाले दिनों में शदीद सर्दी भी हो सकती है और शदीद सर्दी के साथ साथ ये भी कुछ पेशगोई की गई, क्योंकि अंदरूनी सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हमने देखा कि जी हल्की हल्की स्नो स्टाइल की, उसे स्नो तो नहीं कहेंगे लेकिन वो इतनी ठंडी ठंडी जो है ना वो समझ लें कि बारिश हो रही है या वो महसूस की जा रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई गाले बर्फ के हैं जो आने वाले हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर हम घोरक हिल की बात करें तो घोरक हिल में अब सर्दी इतनी है कि वहां पे बर्फ हल्की हल्की बिल्कुल। हाँ, गोरख हिल पे तो वैसे भी जो है ना वो हमने देखा है अक्सर के टॉप मोस्ट पॉइंट बिल्कुल। हाँ, गोरख हिल पे अक्सर बर्फबारी हमने भी देखी और खास तौर पे लोग ना गोरख हिल पे जाते हैं न्यू ईयर्स मनाने, आपको पता है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है और अक्सर हमने स्नोफॉलिंग देखी है वहाँ पर, तो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत मजा भी आता है, कैंपिंग करते हैं। भाई अब कराची के लोग जितने भी हैं हम उनसे गोरख हिल जा सकते हैं, गोरख हिल तो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ भाई अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आने वाले वक्तों में जिस तरह मौसम में हीटर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन हीटर्स का बहुत सारे वाकयात ऐसे ना करें कि कोई वाकया हो, लेकिन इस तरह के वाकयात से बचने के लिए पहले थोड़ा सा मुझे बड़ा शौक है, पता है मुख्तार, सर्दी हो ना तो लकड़ियां जलाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन डांट पड़ जाती है, कोई जरूरत नहीं है, इतना ऊपर रहते हैं, घर बंद। तो अब जिनका घर खुला है या जिनके पास बालकनीज हैं तो वो लकड़ियां जला सकते हैं। जलाने के लिए इनको कुछ नहीं मिला तो लकड़ियां तो यार आप बॉनफायर और किसको कहते हैं, सही बात, और किसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई जबरदस्त। कराची के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी यही है कि भाई अच्छा सा मौसम है, अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से कपड़े पहने, क्योंकि फैशन भी सर्दियों का बड़ा अच्छा होता है, तो इसको करें। और गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले भी हम एक जगह गए हुए थे किसी एक रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने हमें टॉप फ्लोर पर बिठा दिया, आप यकीन करें 9 डिग्री था और हमने उनसे कहा कि खुदा के लिए हम ऊपर नहीं बैठ रहे, हमें कहीं नीचे जगह दे दें। तो ये एक माहौल बना हुआ है भी शहर कराची में, तो भाई आप लोग एंजॉय करें अच्छे तरीके से, सर्दियों का मौसम है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी हमारी जो है वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से, हम अगर दीगर शहरों में देखें वहां पे भी सर्दी हो रही, लेकिन कुछ ऐसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं जो शदीद तकलीफ में है वहां। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मरी में देखें इस वक्त बर्फानी तूफान की पेशगोई भी की गई है, जिसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, रात का सफर ना करने की भी हिदायत की गई है। मरी में बर्फानी तूफान की पेशगोई के तहत डीपीओ ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। डीपीओ डॉक्टर रजा तनवीर सुप्रा के मुताबिक आज शाम से कल शाम तक मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। सयाह और शहरी रात के वक्त मरी का सफर करने से मुकम्मल गुरेज करें। मरी में दर्जा हरारत गिरने से सड़कों पर बर्फ की शीशे जैसी सख्त तह बन सकती है। और डीपीओ ने मजीद कहा कि बर्फ वाली जो सड़कें हैं उन पर गाड़ी के ब्रेक काम नहीं करते हैं, रात का सफर खतरनाक हो सकता है। अंधेरे और धुंध में बर्फ हटाने वाली मशीनरी का काम करना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। क्या बात है भाई। और ऐसे मौसम में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी फैमिलीज को लेके वहां गए तो स्टक भी हो गए। ऐसे में जो वहां के मकामी लोग हैं वो तो इस टेंडेंसी को थोड़ा सा बर्दाश्त भी करते हैं और हर साल वहां पे इस तरह की हम देखते हैं कि जी मौसम होता है। लेकिन अभी जो मौसम बताया जा रहा है जिसमें कहा गया कि जी नलकों में जो पानी है वो भी बर्फ बन गया है और इसके साथ साथ हीटर्स का इस्तेमाल लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शुरू किया गया। गुज़िश्ता जो 1 साल पहले के अगर हम वाकयात बताएं तो उसमें हमने देखा था कि इस तरह के मौसम में जब लोगों ने हीटर लगाना शुरू किया या गैस का इखराज नहीं हुआ तो बहुत से हादसात रोनुमा हुए हैं। अब दूसरी जानब जिस तरीके से अब मौसम बताया जा रहा है और आने वाले वक्तों की जो प्रेडिक्शन की जा रही है मरी की, तो भाई वो लोग जो कि अभी मरी वगैरह जाना चाहते हैं तो भाई कराची को मरी समझ लें, यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पॉइंट पे कहीं चले जाएं ताकि आपको थोड़ी ठंड का एहसास ज्यादा हो जाए। लेकिन फिर देखिए ना अभी हम जाहिर है अब लास्ट ईयर भी आपने सुना होगा कुछ सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था जब मरी में बहुत सारे जानी नुकसान हुआ था, लोग वहाँ फंस गए थे, वहाँ के होटल्स फुल हो गए थे। और फिर इस तरह के मामला जब होते हैं तो हमारे यहाँ चीजें खुद ब खुद महंगी होना शुरू हो जाती हैं, हीटर महंगे होना शुरू हो जाते हैं या होटल्स में जहाँ लोग रुक रहे होते हैं
तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, जाहिर ऐसा ही है। है। तो अब अच्छा, ये वो कहते हैं ना कि जी हमारे यहाँ हादसात हो जाते हैं, उसके बाद हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अभी कहीं कोई हादसा इस तरह का हो जाता है कि गर्म पानी नहीं मिल सका या गरमाइश का कोई माहौल नहीं मिल सका, लेकिन अब जब कोई नुकसान हो जाएगा उसके बाद हमारे सारे शहरी लोग या हमारे जितने लोग हैं वो खास करके अब उनके लिए वही सारे इकदाम करने शुरू कर देंगे। तो भाई ये जान जाने से पहले अच्छा, अगर इसके इकदाम साथ कर साथ लें तो देखिए उन्होंने जो ना एहतियाती तदाबीर भी बताई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हीटर चला रहे हैं कमरे में तो अपनी खिड़कियां जो है वो थोड़ी सी खुली रखें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है जिससे जानी नुकसान हो सकता है। धुंध और बर्फबारी में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और लेजर हेजर्स लाइट्स का भी इस्तेमाल उन्होंने कहा है कि शाहराहों और ढलानों पर गाड़ी पार्क ना करें, क्योंकि उससे बर्फ हटाने में जो है वो रुकावट पैदा हो सकती है। पैदा होती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही माहौल को चल रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि आप जाएं, एंजॉय करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए दिखाई दें। और ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी यह है कि कुछ ना कुछ मुतनब्बे करने के लिए नोटिस, बोर्ड आवीजा किए जाएं। सिर्फ मरी में ही नहीं, मरी, गलियात और इससे आगे जितनी अपर दीर का इलाका है, हम आगे जाएं तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग मतलब पॉइंट पे जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से या तो कुछ ना कुछ वो करें, खास करके बैरियर्स लगा दें। लेकिन ऐसे में आपको पता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी है, लेकिन पाक फौज के नौजवान हम ये देखते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बाहर हो, हर मौसम में आवाम के साथ मौजूद हैं। और ऐसे में हमने देखा कि पाक फौज का जो पूरा एक रेस्क्यू सिस्टम है वो अब ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी इस तरह की कोई आफतें, कुदरती आफतें जब भी हम देखते हैं, अगर हम बात करें सैलाब की बात करें, हम अगर बात करें बारिशों से, जैसे कराची में जो हाल बुरा हो जाता है, तो उस दौरान भी हमारी पाक फौज सबसे आगे होती है, सर फहरिस्त होती है। और हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों को जोखिम में डाल के लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाते हैं। और ये हमारे, जबकि ये काम हुकूमतों का है, लेकिन अब वही बात है कि वही वाली बात है ना कि जी जिम्मेदारी हम सब की है। और हम सब अगर पाकिस्तान के बाशिंदों को एक समझेंगे तो हम हर किसी के लिए खिदमत करेंगे। जिस तरह पाक फौज के जवान हमें सरहदों पे तो नजर आ रहे हैं, सरहदों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर भी शहरी इलाकों में खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसको देखते हुए हमें लगता है वाकई में हम सबको एक करने के लिए पाक फौज का एक बड़ा किरदार नजर आ रहा है। ऐसे में जो अवाम है उनको भी चाहिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन जरूर लें। इसके साथ साथ खाने पीने के जो मामला हैं उसको भी देखें। अभी हमने ये भी देखा था कि कुछ जगहों पे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, आग के मसाइल बहुत ज्यादा है कि जी आग सही से पकड़ नहीं रही या लग नहीं रही, तो ऐसे में जो है वो खाने पीने का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सा मफलूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पास कुछ है ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें, पीनट्स रख लें या अपने साथ कोई ऐसी स्नैक्स ज़रूर रखें कि अगर आपको उस वक्त कहीं दूर दराज, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए भी नॉर्दर्न एरियाज में आपको थोड़ा सा दूर कहीं जाना होता है, और फिर रास्ते में अगर आप स्टक हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आप अगर चाहें तो सर्वाइव एटलीस्ट कर सकें, सर्वाइकल पोजीशन। तो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाएं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी क्या है आप बताइएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी भी इससे ही मिलते जुलती है। पेशावर से हम शामिल कर रहे हैं। हालिया शदीद बर्फबारी में फंसे 3000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। हालिया शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू इदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाइयां करते हुए बर्फ में फंसे 3010 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज में बर्फ में फंसी 942 गाड़ियों को निकालकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया, जबकि वहां सैकड़ों मुसाफिर अफराद को मौके पर फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 60 अहम सड़कें और शाहराहें हैवी मशीनरी के जरिए क्लियर की गई हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 535 एहलकार और 190 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बर्फबारी से मुतासरा इजला में 32 आरजी रेस्क्यू पॉइंट भी कायम किए गए हैं। क्या बात है। वही हम देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से अब ये जो बर्फानी तूफान आया हुआ है, अगर इसको देखें 4-4 फीट से ज्यादा तो बर्फ हमें नजर आ रही है। कहाँ हमने सोचा था कि कभी कभी कि 1 फीट की चले बर्फ होती है, 4 फीट का तो मतलब ये हुआ कि तकरीबन आधा शहर जो है वो अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली आधी चीजें पूरी समझ ढक चुकी हैं। और आपका सोफा हो गया वो भी 3 फीट तक का होता है। आप सोचें अगर आप कहीं बाहर की ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई होती तो वो चेयर्स आपको नजर भी नहीं आ रही होंगी कि वहां बैठना भी है या नहीं बैठना। तो भाई ये जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, इसमें हर शहरी की जिम्मेदारी ये है कि एक दूसरे का ख्याल ज्यादा रखें और एक दूसरे से पूछें जरूर अगर किसी ने कुछ, क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं ना कि कर्टिसी में कोई किसी ने कुछ खाया पिया है, वहां जितने भी लोग सयाहती मकाम पर मौजूद हैं एटलीस्ट एक दूसरे से जरूर पूछें कि उन्होंने कुछ खाया है, कुछ पिया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी दूसरे
दूसरे जो इंतजाम होते हैं जिसमें हम देखें कि वॉशरूम्स वगैरह के बड़े जो है सिस्टम प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अच्छा, भी एक ऐसे में अच्छे देखिए वहाँ के जो मकामी अफराद होते हैं तो उनकी जानिब से भी बहुत फरागदिली का मुजाहरा किया जाता है। अपने घरों का चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब वो निकल आते हैं कि आप अगर रहना चाहें या हमारे वॉशरूम्स यूज़ करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर वो तो वहाँ स्टक हो चुके हैं और सड़कों पे जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो लोग वहाँ पर मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने सही बताई, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि गुज़िश्ता जो 2 साल पहले एक सबसे बड़ी बर्फबारी वाला सिलसिला आया था, वहाँ पे उस वक्त बहुत सारे लोगों की, ये अवाम ने हम तक पहुँचाई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग कोऑपरेट करते हैं ना, लेकिन वो माहौल इतना ज़्यादा कोई बर्फबारी वाला था, लोगों ने कोऑपरेट करना भी बंद कर दिया था। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी एक हैं, पूरे मुल्क के बाशिंदे सब एक हैं, तो सबको मिलके एक दूसरे की खिदमत भी करनी होगी, एक दूसरे के लिए, और खासतौर पे इस तरह के हालात जब हों, जब लोग परेशान हों, लोगों को थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो और वो वहाँ फंस गए हैं, तो इस तरह के माहौल में हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा फराग दिली का मुजाहरा करें, थोड़ा बड़ा दिल कर लें और किसी की जो है वो हेल्प कर सकें। ब्रेक पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें करनी है। फराह, इससे पहले आप बता रही थी ना कि जी स्किन की जो ट्रीटमेंट है या स्किन का, हम अगर बोलें कि जी सर्दियों के मौसम में खराब हो जाती है, तो इसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट अब करवानी है, और इसके लिए मैं अगर आपको सजेशन दूँ ना, तो आपने जो है ना आप विजिट करना होगा ब्राइट स्टार क्लिनिक, जहाँ जाएंगे आप तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो उस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर वकार अमजद साहब से, जो कि ब्राइट स्टार क्लिनिक के CEO हैं। उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे, और बल्कि आपने जो बहुत सारी बातें करनी है ना, जो स्किन के हवाले से करनी है, मेरे सारे तहफ़्फ़ुज़ात मैं डॉक्टर साहब के सामने रख दूंगी, और फिर उसमें जो है वो जिस तरह से मुझे ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स कराएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइव। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा और जिससे खासतौर पे खवातीन जो है ना वो रिलेट करने लगेंगी। आपसे रिलेटेड काफी, हाँ, मुझसे रिलेटेड भी काफी दिनों से इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि अक्सर काफी ऐसे मसाइल हैं जो इनको डिस्कस भी करना था। मैंने कहा चलें जी हो ही जाएंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सुबह सुबह का जो मौसम है ना, आज भी उठने का दिल नहीं कर रहा था, और जिस तरीके से स्टोरीज हमने आपको बताई है, खास करके आज सुबह के हवाले से, और इसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बर्फबारी मुझे लग रहा है आज यहाँ भी आ गई है, कराची में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज़ाहिर मुल्क के दूसरे इलाकों में जब बर्फबारी शुरू होना स्टार्ट हो गई है, तो कराची में भी मौसम सर्द हो गया और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। यहाँ भी ऐसे में हमें स्किन का बड़ा ख्याल रखना है, और किस तरह डेली रूटीन में अपनी स्किन को हम साफ सुथरा रख सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में ना, विंटर्स में करके ड्राई स्किन हो जाती है। और इसी हवाले से इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर वकार अमजद साहब, और खास करके ब्राइट स्टार क्लिनिक की CEO भी हैं। हमको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे कुछ देर पहले हम लोग जब होते हैं ना, जब ब्रेक पर होते हैं, तो हम फिर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, तो फराह यही सवाल कर रही थी कि स्कैर हो गए, एक्नी हो गए, तो इसके बड़े मसाइल जो है ना खवातीन फेस कर रही हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए तो लोग आ रहे होंगे इस तरह के? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है आजकल एस्थेटिक के बगैर तो लड़कियों का लाइफ गुजारना मुश्किल हो गया है। सिर्फ लड़कियों का? लड़कों का भी साथ साथ, बिकॉज के जो एक्नी हो जाती है उसके बाद स्कार्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग ख़त करा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उस पर भी हेयर्स रिमूवल भी करवाते हैं। बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा है जो हेयर रिमूव कराते हैं। बाकी आजकल जिस तरह का हमारा पानी, आपको भी पता है मिलावट है हर चीज़ में, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो जब बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो फिर आपको भी पता है फिर लड़कों को भी आना पड़ता है एस्थेटिक की तरफ। अच्छा, जो हेयर फॉल का जो हमारे पास खास तौर पे देखिए विंटर्स में बहुत ज़्यादा ना हेयर फॉल हो रहा होता है, लोगों को परेशान होते हैं, तो हेयर फॉल के हवाले से सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाना सही रहता है या फिर हम उसका जो खास प्रोसीजर है वो करवाएं? जो देखें, हेयर के लिए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें होता ही है कि लाइक आपका अपना ही जो है ना ब्लड ड्रॉ करके उसके अंदर से प्लेटलेट लिए जाते हैं, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। ये बहुत नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं हो रहा होता। बट आजकल सीरम्स भी अच्छे अच्छे आ गए हैं और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई एक्सोसोम्स, तो ये आप लगवा सकते हैं, मतलब अच्छा है। ये कौन सा सबसे ज्यादा, मतलब एक तो हम ये कहें कि ज़ाहिर प्रोसीजर्स में टाइम तो लगता ही है, तो PRP ज्यादा फायदेमंद है या एक्सोसोम जो है वो ज्यादा फायदेमंद? दोनों, मतलब लोगों को ऐसे भी होता है ना कि उनको सब्र नहीं हो रहा होता कि बस जल्दी जल्दी से हम ये प्रोसीजर्स करवाएं और हमारे हेयर फॉल रुक जाए, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो दोनों प्रोसीजर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखें, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप जिस डॉक्टर के पास गई हैं उसका फीडबैक क्या है, उनके क्लिनिक के रिव्यूज क्या हैं। होता है कि देखें जो PRP
है वो तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, वो तो आप कहीं से भी जाकर करवा सकते हैं जहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो। बट एक्सोसोम आप सिर्फ वहीं जाके करवाएंगे जहाँ आपको पता हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स आ जाती है फिर उसमें ओरिजिनल और कॉपी वाले चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लोग ज्यादातर नेचुरल की तरफ ही जाते हैं। सही। ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है, खास करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं। अच्छा ये बताएं, ब्राइट स्टार जो क्लिनिक है वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो ओरिजिनल हैं, और किस तरीके से आप कितना ज़्यादा चीप कॉस्ट पे लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली प्राइजेस हमने देखा कि काफ़ी सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट भी वायरल हुई कि काफ़ी प्राइजेस लो रखे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हम लोग काम कर रहे होते हैं क्वांटिटी पे, ठीक है। हम लोग कोशिश हमारी यही होती है कि प्रॉफिट कम रखें बट क्वांटिटी में हम लोग काम करते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे 1 या 2 क्लाइंट नहीं होते, 10 से 15 क्लाइंट हमारे पास होते हैं, वो भी एक ब्रांच पे। हमारी 5 ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज ज़्यादा हैं तो हमारे पास जब स्टॉक आ रहा होता है वो भी क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए वो फिर हमें अच्छी अमाउंट में मिल रहा होता है, हम फिर क्लाइंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चार्ज करते। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, यानी कि हेयर फॉल के लिए आते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए आते हैं, या स्किन से, फेस से रिलेटेड ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हो, तो कौन से ज़्यादा पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं? देखें, ज़्यादातर जो आ रहे होते हैं वो फेस से रिलेटेड आ रहे होते हैं, बिकॉज के जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको डेली बेसिस पे मेकअप करना पड़ता है। मेकअप की वजह से उनके फेस पे पिगमेंटेशन से स्टार्ट हो जाती है, तो उनको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हेयर भी आजकल आपको पता है हार्मोन्स की वजह से लड़कियों के चिन पे भी बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, फेस पे भी हैं, अपर लिप्स पे भी हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए वो फिर आजकल लेज़र भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करवाया जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने बोला आपकी 5 ब्रांचेज हैं, तो डॉक्टर तो एक है, अब 5 ब्रांचेस में कैसे आप मैनेज करते हैं, ये मुझे बताएं। देखें, 5 ब्रांचें हैं, हर ब्रांच पे कम से कम भी 2 डॉक्टर अवेलेबल है, तो 10 डॉक्टर्स हमारे पास समझ लें अवेलेबल है। स्टाफ आपका मतलब ट्रेनिंग्स प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी कस्टमर होता है ना, वो जब मिसाल के तौर पे आपकी क्लिनिक है ब्राइट स्टार अगर वहाँ जाएगा तो सब कहेंगे कि जी भाई डॉक्टर वकार से ट्रीटमेंट कराना है, पता चल रहा है उस ब्रांच में डॉक्टर वकार मौजूद नहीं है, तो स्टाफ का ट्रेन होना कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी हमें बताएं। देखें, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि सबसे पहले क्लिनिक के रिव्यूज देखें। जहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ होता है ना, वो आपको पहले ही जब आप रिव्यूज में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है क्लाइंट के फीडबैक से कि भाई यहाँ पर स्टाफ जो है वो अनट्रेंड है, और वो अलग से ही नजर आ जाता है। तो इसलिए, और बाकी जो लेजर के क्लाइंट हैं वो करवा रहे होते हैं वीकली, 15 डेज बाद, 20 डेज बाद, उनको पता चल जाता है कि करने वाला ट्रेंड है या अनट्रेंड है। तो जो अनट्रेंड स्टाफ होता है वो क्लाइंट कभी भी काम नहीं करवाता और ना वो उस ब्रांड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब एक और ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं जो कि बालों के हवाले से बताई जाती है, एक्सोसोम्स जो हैं वो अब आजकल मार्केट में आ गए, और उसके लिए फिर लोगों के अपने अपने बहुत से रिव्यूज़ हैं, तो आप बताएं ये एक्सोसोम जो थेरेपी है या ये जो सेल्स की ट्रीटमेंट्स है, इसका बेनिफिट भी है या वक्ती तौर पर ही होगा? देखिए, बेनिफिट्स तो होते हैं, बट कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है ना, तो उसके साइड इफेक्ट इतनी जल्दी पता नहीं चलते। अभी जैसे ही कोई न्यू प्रोडक्ट आती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो लोग लगवा रहे होते हैं, तो इस पे तहकीकात हो रही होती हैं, फिर जाके पता चलता है कि इससे साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए, तो फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं करते अगर कोई साइड इफेक्ट हो। बट ये कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट आए उसको फौरन से नहीं कह सकते कभी भी कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट पे हम इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, अब ड्रिप्स के हवाले से भी लोग कहते हैं, अक्सर लोग 10,000 में 10 ड्रिपें मिल रही हैं, पैकेजेस दे देते हैं, ये एक बड़ी जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि जी अगर हमें अपनी स्किन टोन को लाइट करना है, ब्राइट करना है, तो उसके लिए हमें ड्रिप्स लगानी है। वो ड्रिप्स लगानी है तो कौन सी ऐसी ड्रिप्स हैं जो कि खास करके खालिस हम बोलें इसको, या हम बोलें कि उसके अंदर वाकई में कोई ना कोई सीरम या दूसरी चीज़ मौजूद है? देखें, ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स हैं वो सारी कोरियन ही होती हैं, कोरियन, इटली, स्विट्जरलैंड, तो इसमें होता ही है कि ब्रांड्स होते हैं, तो ब्रांड्स के हिसाब से चार्जेस होते हैं, फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड की ड्रिप लगवा रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने 5 ड्रिप्स लगवाई, 10 ड्रिप्स लगवाई, वो जितनी एक्सपेंसिव या जितना अच्छा ब्रांड भी आप ले लें तो आपका कलर कभी भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है, कोजिक एसिड होता है, तो डिफरेंट चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को जो है फेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है जिसमें 6 to 10 मंथ लग सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक और भी मिथ होती है, लोग कहते हैं हमने 10 ड्रिपें लगा ली लेकिन हम पे असर नहीं हुआ, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, ऐसा ही? बिल्कुल, आपने जो बात बोली, अवेयरनेस नहीं है। 10 ड्रिप्स का मतलब है अगर आप वीकली 10 ड्रिप्स लगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको वीकली आगे भी कंटिन्यू करना है, आप उसके बाद इसको मंथली कंटिन्यू करें। अगर आप मंथली 1 ड्रिप लगवा रहे हैं तो वो ज्यादा हेवी डोज भी नहीं होगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता फेयरनेस मिल रही होगी। और कुछ लोग होते हैं फेस पे पिगमेंटेशन होती है, स्कार्स होते हैं,
तो उनकी कोशिश होती है कि हम ड्रिप्स लगवा रहे हैं तो ड्रिप्स से ये भी मसला हल हो जाए। ऐसा नहीं होता। अब देखें जो सनबर्न हुआ हुआ वो आपको ऊपर से ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट लेजर्स आ जाती हैं, कार्बन लेजर है, केमिकल पील्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, देन आप अपनी फुल बॉडी के ऊपर जा सकते हैं फेयरनेस की तरफ। अच्छा, ऐसा भी है कि हमारे पास हमने देखा कि ड्रिप्स के अलावा भी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, ग्लूटाथायोन या इस तरह के विटामिन सी जिससे हम वो भी ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ सीरम्स और अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स खुद से यूज़ करना चाहें तो वो उसमें ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि इस तरह के लेंथी प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या इतना वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सिर्फ क्या चंद सीरम्स या चंद टैबलेट्स वगैरह से वो हमें फायदा मिलेगा जो हम उस पूरे प्रोसीजर से लेना चाह रहे हैं? देखें जो ट्रीटमेंट्स है ना, ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट आपको अलग ही मिलते हैं। जो प्रोडक्ट्स होती है वो ओनली मेंटेन रख सकती है। लाइक अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है तो वो हल्की हल्की बिल्कुल फेयर हो सकती है, लाइक के जो डस्ट वगैरह वो ही रिमूव होगी, बट ऐसा नहीं कि कलर वो फेयर करे। तो जो प्रोडक्ट भी आपका कलर फेयर करे, इट्स मीन उसके अंदर जो है ना एस्टेरॉइड है, तो वो आपको आने वाले टाइम में पिगमेंटेशन भी हो सकती है, मिलाजमा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, प्रोडक्ट्स जो होती है वो मेंटेन करने के लिए ज्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है। अच्छा, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जिस तरीके से शुरुआत में भी हमने कहा कि सर्दियों के हवाले से लोग बड़ी केयर कर रहे होते हैं, स्किन जो है वो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रूटीन वाइज जो एक ट्रीटमेंट है या रूटीन वाइज हमें अपनी स्किन को किस तरह हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा? देखें इसके लिए आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करें, बट उस जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं उसका फीडबैक अच्छा होना चाहिए। बिकॉज कि आपको पता है फार्मा की भी डिफरेंट कंपनीज हैं, जिनका नाम मार्केट में नहीं है वो आपको यूज ना करें, रिस्क ना लें। तो आप वही चीजें यूज करें जिन कंपनीज का एक नाम है। तो आप मॉइस्चराइजर यूज करें बट मेडिकेटेड। अच्छा, ऐसा भी है ना, देखें डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया का दौर है और एक से एक इन्फ्लुएंसर मार्केट में आपकी भी नजर से गुजरते होंगे। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोवर, वो कुछ भी उठा के प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू दे देते हैं और फिर आप ये लाइक्स बहुत आ जाते हैं। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लोग बहुत ज्यादा जो है ना उनके ऊपर यकीन भी रख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट फलाने ने बताया था तो ये अच्छा ही होगा। इस तरह से भी होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आती हैं, स्क्रीनशॉट लेके लोग सेंड करते हैं कि सर ये लगाएं नहीं लगाएं, तो मैं फौरन मना कर देता हूँ। बिकॉज के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी कंपनी हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता। तो उसके ऊपर हम कभी भी एडवाइस नहीं देते। और मैं क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जिस सिटी में भी बैठे हुए हैं आप उस सिटी में डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप करें, देन आप मेडिसिन यूज करें। अदरवाइज मेडिसिन यूज मत करें, इस तरह ऑनलाइन लेकर यूज मत करें। मतलब यही हुआ कि अगर आपने अपनी कोई ट्रीटमेंट करवानी है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा, आप विजिट जरूर करें ताकि आपकी स्किन के हवाले से पता तो चले कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब एक खाने पीने की रूटीन हमारी होती है, हम देखते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि जी बैरूनी तौर पे हम हाइड्रोफेशियल करवा रहे हैं या हम पीआरपी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इससे तो सही हो जाएगा। खाने पीने में एहतियात जरूरी होती है नहीं होती है? बिल्कुल, खाने पीने में भी एहतियात जरूरी है। जाहिर सी बात है आजकल जो ऑयल है उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी है। आजकल जब हम प्रोसेस फूड पर आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जब हम मार्केट से लेते हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिंगर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता होता उसके अंदर जो ऑयल है वो पैक्ड ऑयल यूज हुआ है या ओपन ऑयल यूज हुआ है। क्योंकि जो खुला ऑयल चल रहा है इस वक्त वो सबसे सस्ता है। तो आपको पता है उन्होंने तो अपना निजाम चलाना होता है, अर्निंग करनी होती है डेली की, बट वो लोग इस चीज में एहतियात नहीं करते। तो इसके लिए हमें ज्यादातर जो है ना खुद बनाकर ही। ठीक है। अब ब्राइट स्टार क्लिनिक की अगर हम बात करें, बहुत सारे पैकेजेस हमने देखे, हमने बहुत सारे उनकी रिव्यूज़ भी देखे। ऐसे में डार्क स्किन को लाइट करने के लिए भी ट्रीटमेंट देख ली हमने, स्कैर्स के हवाले से भी देख ली। इस पीआरपी और इसके साथ साथ जो फेयरनेस इंजेक्शन है, इसके अलावा और क्या क्या आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को? इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं, लाइक जो लाइन की ट्रीटमेंट हमारे पास है, फेस स्लिमिंग की ट्रीटमेंट हमारे पास है, टमी की ट्रीटमेंट हमारे पास है, वेट लूज के स्लिमिंग ड्रिप्स भी हमारे पास हैं, और इसके अलावा लाइपोलिप इंजेक्शंस होते हैं जो फैट बर्निंग के, वो भी हमारे पास हैं। इसके अलावा वुमेन्स का जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है विजाइनल टाइटनिंग, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं लाइक फेस को चाहती हैं कि 2 से 4 साल पीछे चले जाएं, हम लिफ्टिंग करें, तो उसके लिए थ्रेड्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं इसके लिए बोटॉक्स है, लाफ लाइन के लिए हमारे पास फिलर्स हैं। तो मतलब फुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाए। बिल्कुल ओवरऑल ट्रीटमेंट का गुज़िश्ता
हमने देखा था कि मरियम औरंगजेब ने बिल्कुल, फुल बिल्कुल। जो है ऐसा ना ही वो है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और बड़ा ऐसा ही। खूबसूरत हमें बहुत लगा था कि खूबसूरत। देखो बहुत उसमें खूबसूरत टाइम हो लगा। गया। अब वो लोग देख रहे हैं कि फौरन से हो गया, कौन से डॉक्टर के पास गई हैं, क्या करवाया, बट उसमें टाइम लगा। टाइम उसने लगा है। बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, काफी टाइम वो कैमरे से आउट रही होगी, उसके बाद जाके उसकी ये कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा होता ही है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम अच्छा, देना पड़ता स्कार्स का है। जैसे हम बात करें कि स्कार्स के लिए स्पेशली हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या कोई प्रोडक्ट्स यूज करके भी स्कार्स फेड हो जाते हैं या हमेशा रह जाते हैं स्किन के ऊपर? प्रोडक्ट से तो स्कार्स नहीं जाते। स्कार्स के लिए जो स्पेशली ट्रीटमेंट है वो CO2 लेजर है, ओके। जो बहुत कम क्लिनिक्स पर आपको मिलता है, बिकॉज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। मेसोथेरेपी वगैरह भी इसी तरह से? मेसोथेरेपी हम इंजेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, बट जो स्कार्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो या तो आपके पास आ जाता है CO2 लेजर या RF आ जाता है, RF माइक्रोनेडलिंग। ओके। चलें, ज़बरदस्त है। तो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ब्राइट जो स्टार इसकी क्लिनिक है, अगर हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं वो आप तक जाना चाहें, वो आपसे मिलना चाहें, क्या आप स्पेशल मैं कहूँगा डिस्काउंट देंगे? क्योंकि आप तो वैसे बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या स्पेशल डिस्काउंट होगा? स्पेशल डिस्काउंट यही होगा जो आएगा और जो बताएगा कि हम मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से हैं, जी। बिल्कुल, तो चैनल के रेफरेंस मुझे मिलेगा तो जरूर उनको 50% ऑफ मिलेगा। क्या बात वेरी है भाई। गुड, फिर तो मैं जा रही हूँ उस डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट पास। में भी देंगे, जिस ट्रीटमेंट में नहीं होगा डिस्काउंट उस ट्रीटमेंट में भी उसमें भी आपको देंगे। 50%। क्या वेरी गुड। बात है। तो भाई आप लोगों ने जरूर विजिट करना है ब्राइट स्टार मौके से क्लिनिक फायदा को। उठा 5 लें। जो है वो जगह जगह ब्रांचेस बनी मैं हैं। भी जा रही हूँ डॉक्टर बस जाएं वकाल की गूगल पे क्लिनिक जाके पे और सर्च सारे करें। चलें। चलें जी, बिल्कुल, अब और हमारे अब पास हम ब्रेक का वक्त हो ब्रेक पे गया। जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे से जुड़े बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत you so अच्छे much. तरीके से Thank you मुफीद so मशवरे भी much. दिए हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो मेट्रो। लाइट। नाजरीन, मेट्रो लाइट में और जैसे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी था जी, अब हम कौन सी स्टोरी पे बात कर रहे हैं? अब हमारे पास जो स्टोरी है ना वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हमें लगता है कि हमारे पास भी जो है ना इस तरह की सिक्योरिटी को संभालने या इस तरह बच्चों के खास तौर पे जो है ना ज़हनी नशोनुमा के लिए वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए नया कानून नाफिज कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक बच्चों को इंटरनेट के खतरात से बचाने के लिए नया इमारती चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी कानून नाफिज किया गया है और जिसके तहत बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों की जो है ना वो कानूनी जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होगी। वाह भाई वाह, जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त एक हो रहा है। अच्छा, कानूनी जो कह रहे कार्रवाई भी और उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो बनाएंगे, आपको नहीं लगता बड़ा जबरदस्त एग्जाम? बिल्कुल, वही ना मैंने कहा, क्योंकि देखें हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम बच्चों पे नजर नहीं रख पाते हैं या कभी हम बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या फोन पर देख रहे हैं या वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो इससे जो है वो कानून, एक तो उनकी सिक्योरिटी भी हमारे हाथों में आ जाएगी और उसके बाद हम जिम्मेदार भी वालिदैन ही हो जाएंगे। क्या बात है भाई। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा फायदा बच्चों के लिए यह है कि किसी भी किस्म का कोई वो मवाद जो कि अडल्ट के लिए है वो बेसिकली सजेशंस में भी नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और कानून की बात जब खास करके हम कह रहे हैं कि जब वो सजेशंस में नहीं आएगा और इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर बच्चे के पास आ जाती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी उसके वालिदैन पे दी गई है। तो ये बहुत अच्छा है कि जी बच्चों को अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब बनाना है, बच्चों को मुस्तकबिल को अच्छा करना है, आपने बच्चों की फितरत को अच्छा रखना है या बच्चों को आने वाले वक्तों में एक अच्छा इंसान बनाना है, तो आपने इन तमाम रूल्स को भी फॉलो करना होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कानून तो चले अब बने, लेकिन इसके साथ साथ वालिदैन के ऊपर वैसे भी जिम्मेदारी है कि आप पेरेंटिंग अच्छे तरीके से करें, अपने बच्चों को सही और गलत का जरूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, क्योंकि देखें इस कानून के मुताबिक ना वालिदैन को अपने बच्चों को की जो डिजिटल सरगर्मियां है ना उसकी निगरानी करनी पड़ेगी और वालिदैन जिम्मेदारी सिर्फ मशवरे तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कानूनी फरीजा भी हो जाएगा। नए इमारती कानून में वालिदैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर नजर रखें और उन्हें खतरनाक मवाद से बचाएं। क्या बात है भाई, बहुत ही जबरदस्त सा ये एक सिलसिला हम देख रहे हैं और इस तरह के कानून और कवानीन जो है ना पूरी दुनिया में बनने चाहिए और जो भी नई ऐप आती है उसमें भी इस तरह का एक होना चाहिए। आपने देखा है एप्लीकेशन में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि आप 18+ हैं तो ओके कर दें। अब वो कोई अगर कोई 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा वो उस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना चाहता है या उसमें उस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल करना चाहता है, वो फौरन से ओके कर देता है। तो एटलीस्ट ये तखमीना लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वाकई वो बच्चा 18 साल का है या नहीं है। इसके लिए फिर अपने प्रोसेसेस को और इसके साथ साथ अपने कवानीन को मजबूत बनाने होंगे। इसमें देखिए ये भी वो बता रहे हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए महफूज माहौल उनको फराहम कर रहे हैं, उसके अलावा इंटरनेट की जो सर्च इंजन हैं और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी
बच्चों के लिए वो है मुकम्मल महफूज बना रहे हैं, क्योंकि सर्चिंग सबसे ज्यादा जो किरदार है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग्स पे आप देखते हैं कि अक्सर बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग्स देख रहे होते हैं, उस पर वो मुख्तलिफ व्लॉग्स देख रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि उन कार्टून्स के बीच में इस तरह से कौन सी चीजें आ रही हैं जो उनके जहन को खराब कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी जानिब खेल के हवाले से, क्योंकि जहां ये सरगर्मियां बच्चों के हवाले से बताई जा रही हैं, जहां बच्चे गेम्स खेलेंगे या जहां पे हम देख रहे हैं कि जी दूसरी एक्टिविटीज या कोई डॉक्यूमेंट्री वो देखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट या कार्टून्स भी देख रहे हैं तो वो भी उसकी एक स्पेशल जो है समझे एज लिमिट है कि जी इस लिमिट के कार्टून जो है वो आपने देखने हैं या इसका कंटेंट किस तरह का है, ये सारी चीजें रेक्टिफाई करके वहां पर मौजूद होंगी और वही चीज बच्चा जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, देख सकता है। ऐसे ही दूसरी जानिब अब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अभी तक ये देखने में सुनने में आ रहा था कि जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम नहीं होगी। बांग्लादेश के साथ हम देख रहे हैं कि जी इंडिया के जो ताल्लुकात नजर आ रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश ने खास करके हमने देखा कि जी फुल टाइम नो कर दिया, कहा कि जी नहीं हम आपके ग्राउंड में आके खेल ही नहीं सकते। हमने देखा कि भारत हमेशा से काफी प्रोपेगेंडा करता है, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो। फिर इस बार भी हम देख रहे हैं कि जी अब बड़े फैसले सामने आने लगे कि जी अगर ऐसा होगा तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। तो भाई आप इस खेल के मैदान को सियासी मैदान कैसे बना रहे हैं, इसके लिए अब बड़ा अच्छा फैसला सामने आया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दो टोक मौक़िफ़ जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दिया गया, खत लिखा गया है आईसीसी को, उसमें बाकायदा तौर पे अपने मुतालबात सामने रखे हैं और ये भी कहा गया कि जी बांग्लादेश के हवाले से खत लिखा गया, बांग्लादेश की टीम को क्यों हटा के उसकी जगह दूसरी टीम को रखा गया, क्या इसी तरीके से गैर मुनसिफाना फैसले होते रहेंगे। और इसी तरीके से हमने देखा कि स्पेशल मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई और वहां पर भी पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि जी पाकिस्तान अगर इस तरीके से मैचेस खेलना चाहता भी है या अगर आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो फिर इस मैच को किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। क्योंकि हमने बांग्लादेश वाला भी सिलसिला देखा जहां पे हम देख रहे हैं कि जी एक नोक झोंक के मामलात नजर आ रहे थे, सियासी तौर पे कुछ चीजें नजर आ रही थी, वही अब हमें ग्राउंड रियलिटीज पे भी नजर आ रही है जहां पे बांग्लादेश ने दो टोक कहा है कि जी हम इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी तरफ से जो सिलसिला सामने आ रहा है वो एक दूसरी टीम को लेकर आ जाते हैं मैदान में, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस पे आईसीसी को भी बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा और अगर गैर मुनसिफाना इस तरह के फैसले होते रहे तो ऐसे में तो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में ये मैचेस नहीं कहलाएंगे बल्कि ये कोई ग्राउंड जो है हमें कोई हम बोले कि जी ये कोई खेलों के मैदान है, ये तो फिर सियासी मैदान बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बायकॉट तो कर ही रहा है और कर भी सकता है। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो 2 पॉइंट्स कट सकते हैं। उसके अलावा जराए का ये भी कहना था कि पीसीबी के पास भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऑप्शन मौजूद है। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से आईसीसी को भारी माली नुकसान भी हो सकता है। जराए ने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा। क्या बात है भाई, ये तो तमाम तर सूरत हाल हमें सामने नज़र आ रही है और ऐसे में हम जो है ना देख रहे हैं कि जी खास करके जब ये बांग्लादेश के लिए मौक़िफ़ आया है, अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी मैच होगा तो भरपूर तरीके से हमें लगता है कि पाकिस्तान से मौक़िफ़ बहुत जो है ना अच्छे तरीके से जाएगा भी। ये जो खेलों के मैदान हैं इनको खेलों के मैदान रहने दिया जाए और लेकिन बात वही है ना कि आप तो हमेशा से शिकस्त का सामना करते हुए आए हैं, अगर आप खेलों के मैदान में भी आ जाए, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि खुद से जो है ना क्रिएट करें इस चीज़ को ताकि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने ना पड़े, क्योंकि हमेशा तो शिकस्त अब हो रही है तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में भी लोग रिकॉर्ड लगाएं। अब हम भी देखते हैं कि जी इंडिया के मैचेस चल रहे होते हैं, पाकिस्तान जनाबाद के नारे लग रहे होते हैं, तो भाई ये भी उनको बहुत बुरा लगता है। हमने ये भी देखा कि जी इंडिया का मैदान सजा हुआ है लेकिन वहां पे जो है वो पाकिस्तान के जो हमारे सुपर स्टार्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके नामों के जो है ना वो झंडे गाड़े जा रहे होते हैं। तो अच्छा, ऐसे में ना मोहसिन नकवी हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो ना उनका एक साफ और वाज़ेह मौक़िफ़ भी उन्होंने रखा है और आईसीसी के दोहरे मयार को भी जो है ना उन्होंने इस बार उन्होंने वाज़ेह किया कि हम मुस्तरद करते हैं कि आईसीसी की जानिब से हमेशा जो है वो दोहरा मयार दिखाया गया, क्योंकि हमने ये भी देखा कि आईसीसी की जानिब से हमेशा भारत की हिमायत में फेवर उनको दिया जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में भी लिया। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और एंटरटेनमेंट की दुनिया से अब हम आप तक एक स्टोरी
स्टोरी पहुंचाएंगे और बड़ी वायरल हो रही हैं बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं उमर आलम की और फिजा मसरूर की, जिनकी जोड़ी जो है वो बड़ी मशहूर हो रही है। आपने देखा होगा उनका शूट कितना जबरदस्त हुआ। बिल्कुल, मुझे तो उनका जोड़ा बहुत पसंद आया। क्या बात आजकल शादियों का सीजन है तो हम रोज आना ना उनकी क्या कहते हैं, इंटरनेट पे रोज कोई नए हर वक्त अदाकार जो हैं वो शादियां हो रही हैं। फोटो शूट किया ना वहाँ बड़ा जबरदस्त शूट हमें नजर पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि घर पे तो शूट हुआ, लेकिन जिस तरह आउटडोर शूट हुआ वो बड़ा जबरदस्त सा नजर आ रहा है। और हमने देखा कि एक आइलैंड पे वो गए हैं जहाँ पे वो जाके अपना पूरा शूट कर रहे हैं। समंदर का किनारे हैं और किनारा नजर आ रहा है समंदर का, और उसके साथ साथ उनका पूरा शूट जिसपे हमने देखा पीची से कलर का जो है वो लहंगा पहनी हुई उनकी ब्राइड है, गोल्डन टाइप। और हाँ, और जो ग्रूम है उसका भी कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हाँ, एलिफेंट क्लाउड कलर पहना हुआ, बड़ा लाइट सा और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार उमर आलम रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए हैं और उमर आलम का निकाह फिजा मसरूर से हुआ है। निकाह की तकरीब सादगी से हुई जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों का इनविटेशन दिया गया था। अपने निकाह पर अदाकार ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहना, जबकि दुल्हन गुलाबी रंग के उरूसी जोड़े में नजर आई हैं और सोशल मीडिया पे इनकी जो स्टोरीज हैं वो बड़ी ज्यादा वायरल हो रही हैं। अदाकार ने तस्वीर सोशल और अकाउंट जो कि इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिस पर उनके चाहने वालों की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि उमर आलम ने अपनी अहलिया फिजा मसरूर को एक फिजाई सफर के दौरान मुनफरद अंदाज में जहाज में प्रपोज किया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी भाई। और ये हम देख रहे हैं आने वाले वक्तों में ना सोशल मीडिया का ट्रेंड जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही लोग जो है नई नई तरीके से प्रपोज जो है लोगों को करना शुरू कर देंगे। और माशाल्लाह साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी, उन वीडियोस में दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आगे आने वाला जो उनका सफर है अज़वाजी रिश्ते का वो अच्छा गुजरे। अब एक सवाल ना मेरा ये बनता है कि मुझे बताएं कि ये प्रपोज लड़का ही क्यों करता है, लड़की क्यों नहीं करती? चले भाई जवाब मुझे नहीं पता। चले भाई इसका जवाब इनको पता। वैसे तो इक्वालिटी सारी जगह पर है, लेकिन उसके साथ क्या वो कहते हैं ना मर्दों को ऐसे मामलात में मर्दों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा डिप्लोमेटिक बयान आ जाता है ऐसे में, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी शाय होती हैं, वो इस तरह की चीजों में खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। इस तरह के मामलात में ना मर्दों को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो ना आगे आ जाएं। ये तो चले अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रही है उमर आलम की, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी साथ में जो फिजा मसरूर हैं वो भी बड़ी प्यारी सी लग रही हैं। और हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम की बड़ी नेक दुआएं और तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। प्रपोजल वाले मामला जो सामने आ रहे हैं ना, आप देखें कि अब हर लड़की यही चाहेगी कि उसको फिजा मतलब जहाज में सफर कराया जाए और पे प्रपोज किया जाए। ये तो बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। जरूरी नहीं है आप जमीन पे रह के भी प्रपोज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा सा। आपने एक वीडियो देखी थी, वायरल हुई थी, जो कि हमने देखा था चाइना में, और वो चाइना में उसने पूरा हार्ट बनाया था आईफोन्स का और उस लड़की को एक मॉल में प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था उसको। आपने देखी नहीं जी? मटीरियल जरूरी नहीं है कि वो लड़की मतलब मटीरियलिस्टिक हो, उसको वो चीजें पसंद ना हो, तो आप सादगी भी अख्तियार कर सकते हैं। एक गुलाब ले लें, एक आपने एंगेजमेंट रिंग ले ली, आपने प्रपोज कर दिया, क्या फायदा? इतना खर्चा करने का क्या फायदा जब उसने मना ही करना था। क्या बात है। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। और अभी आजकल तो हम कहते हैं टेक्सटिंग के ऊपर जो आपको मतलब जो लोग प्रपोज कर रहे हैं या कोई मोहब्बत वाली बात करते हैं, वो जो एक लफ्जों से अदा की हुई बात और एक जो मैसेज पे लिखी हुई बात, आपको फर्क नहीं लगता इसमें? बिल्कुल फर्क। देखिए, सामने बज़ाहिर जो शख्स आप जिससे पसंद करते हैं या जिससे मोहब्बत करते हैं, तो वो आपके रूबरू है, और अगर आप उससे अपने दिल की कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो फीलिंग्स होंगी, जो एहसासात होंगे, वो मैसेजेस में तो आप नहीं उसको दिखा सकेंगे ना। बात है, मतलब इसीलिए उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो, और फिर अगले के चेहरे के एक्सप्रेशंस, तासुरात भी तो पता चलेंगे ना हमें। अच्छी बात है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो प्रपोजल वायरल हुआ था, जिसमें हमने देखा कि ना जमीन पर है ना आसमान पर है, दोनों के बीच में रहते हुए उन्होंने प्रपोज किया। बड़ा जबरदस्त आइडिया है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है आने वाले वक्तों में इस पे जो है उसको फोकस भी करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और इसी तरीके से चमकते अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। और खास तौर पे जो मर्द हजरात हैं ना, वो शादियों से थोड़ा भागते हुए नजर आते हैं ना, लेकिन ये जैसे कि मुख्तार भाग रहे हैं काफी अर्से से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो भागने की जरूरत नहीं है, उसको फेस करें, बी अ मैन। बात है। चले भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से आज की स्टोरीज इतनी ही हमारे पास है। हम इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर जो है वो मुलाकात भी करेंगे, आप लोगों से बातचीत का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन आप लोगों के फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। अल्लाह हाफिज।